So hi, I am Rishudit, and in today's video we are going to discuss the challenges of human resource management. So human resource management series is going on this channel. So if you want to understand any other concept from human resource management, then you may just go and check out this playlist. You will find the link of this playlist in the description box below. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से डिफरेंट डिफरेंट हम काफ़ी टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर से अभी तक कवर करते आ रहे थे. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर विच इज़ challenges of human resource management. So having understood all the functions and activities of human resource management, now lastly we would understand that what are the different challenges that an HR manager has to face in an organization. ठीक है. तो उसमें अब आपके पास थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस आ जाते हैं. फर्स्ट विच आर रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट. ओके जो भी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, इसमें आपके जितने भी, जैसे सपोज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, लॉज एंड लेजिस्लेशंस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर, जिस एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके क्या हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड चेंजेस. और ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ द कंट्रोल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एचआर मैनेजर के लिए. तो वो होने ही होने हैं. उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे अडेप्ट करना है अपने आप को, प्रोएक्टिवली और अडेप्टिवली, तो वो हम सिर्फ उस पर काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर चेंजेस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं या डिसीजंस हैं, जैसे डाउन साइजिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेट कर रहा है अपनी मार्केट में, आउटसोर्स करा रहा है या नहीं अपने काम को. तो इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, इसका एचआर से क्या रिलेशन है, एचआर के लिए कैसे ये चीज़ें चैलेंज बन जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस हेडिंग के अंदर. एंड लास्ट इज योर इंडिविजुअल चैलेंजेस. तो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एचआर मैनेजर को, वो हम लास्टली इंडिविजुअल चैलेंजेस के अंदर डिस्कस करेंगे. तो वन बाय वन इनको समझते हैं. फर्स्ट कम्स योर एनवायरमेंटल चैलेंजेस. तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स को चैलेंज पोज हो सकता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ग्लोबलाइजेशन. तो अब आप देख रहे होंगे कि पहले जब हम छोटे थे, हमें यूएस, यूके, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगती थी. सुनने में ऐसा लगता था कि येस दे आर द सम अदर कंट्रीज. बट अब इतना ज़्यादा हम क्लोज आ गए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से. हमें सब चीज़ें इतनी ज़्यादा छोटी लगने लगी हैं, जस्ट बिकॉज वी नो अबाउट देम, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी कंट्री. ठीक है, हम सोशली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी कंट्री में. इवन आज मैं अगर ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो ये मेरी इंडिया के लोग तो व्यू करेंगे ही करेंगे, ये मेरी यूएस में भी जा रही है, कनाडा में भी जा रही है, नेपाल में भी जा रही है, पाकिस्तान भी जा रही है. तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जो लोग व्यू कर रहे हैं मेरी वीडियोस को. तो एक तरह से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ. तो वो सब क्या, किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का. तो अब ये ग्लोबलाइजेशन एचआर को कैसे चैलेंजेस इम्पोज करता है. एचआर को ग्लोबलाइजेशन के साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग स्किल्स लेकर के आने लगे हैं. तो अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्लोबलाइजेशन को नहीं लेकर के आएगी, अगर डिफरेंट कंट्रीज की टेक्निक्स को, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं लेकर के आएगी, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिवली पीछे रह जाएंगे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से. तो इसलिए उसको ग्लोबल कल्चर्स को समझने की ज़रूरत है, उनको अपने साथ अडेप्ट करने की ज़रूरत है, उन ग्लोबली लोगों को हायर करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज रैपिड चेंज. तो चेंजेस जो है वो एनवायरनमेंट में बहुत क्विकली हो रहे हैं. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रोज रोज नए निकल रहे हैं, रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज नई नई निकल रही हैं, ट्रेनिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिल रही हैं. तो उसके साथ आपको भी क्विकली ही अडेप्ट करना पड़ रहा है, आपको भी वो चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिपार्टमेंट के अंदर लेकर के आने पड़ रहे हैं. नेक्स्ट इज राइज ऑफ द इंटरनेट. तो देखिए, इंटरनेट या आप कह लीजिए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि जैसे सपोज एचआर के कुछ लोग, या सपोज एचआर का कोई रिक्रूटर है, तो वो पहले फिजिकल सोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करता था, या मैक्स टू मैक्स नौकरी.com या इस टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर्स पे भी से भी वो डेटा ले लेता था. बट अब लिंक्डइन जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि लिंक्डइन के थ्रू आप बेस्ट एम्प्लॉयज़ के साथ, बेस्ट स्किल सेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो. तो वो सब क्यों हुआ है, इंटरनेट की वजह से हुआ है. नए नए सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे फंक्शंस जो जिनमें लोगों को घंटे लग जाते थे काम करने में, पेरोल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, या किसी भी एचआर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ रहे हैं कि आप महीनों का काम 2 घंटे में कर पा रहे हो. तो वो सब क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ
इंटरनेट, राइजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उन सब के साथ भी एचआर को मैनेज करना पड़ता है, उन सबको लर्न करना पड़ता है, ताकि वो भी उनका यूज करके बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बनाए रख सके। नेक्स्ट इज वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखोगे, जैसे कि एमएनसीज जैसे कि आपकी हैं, तो उसके अंदर आपको हर इलाके से एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे, हर स्टेट का आपको बंदा वहां पर देखने को मिलेगा, हर कंट्री का बंदा आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो उस डाइवर्सिटी के होने से क्या हो रहा है, अब उस डाइवर्सिटी का एक अच्छा पॉइंट ये तो है कि आप एक डिफरेंट कल्चर लेकर के आते हो, डिफरेंट ओपिनियंस लेकर के आते हो, काम करने के तरीके जो हैं वो अलग अलग जगह से आने वाले लोगों के अलग अलग होते हैं, तो उससे काफ़ी फायदे भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं उनके वो जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी वजह से उनमें लड़ाइयाँ भी हो जाते हैं, ग्राइवेंसेस भी आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर कल्चर का बंदा दूसरे कल्चर के बंदे को डिसलाइक करना स्टार्ट कर देता है, इंटरनल पॉलिटिक्स आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन सबको मैनेज करना किसका काम है, एचआर मैनेजर का। तो ये एक चैलेंज की तरह बन जाता है एचआर मैनेजर के लिए। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के आपके जितने भी जैसे लॉज हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये इसमें मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगी कि अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, सपोज 5 साल के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने बिल्कुल कहते हैं ना कि काया पलट कर दी, उसने बिल्कुल अलग अलग रूल्स निकाल दिए, मिनिमम वेजेस एक्ट अलग कर दिया, ठीक है। इस तरीके से उसने जो नई नई चीज़ें सेट की, क्राइटेरिया सेट किए, स्टैंडर्ड सेट किए, उसकी वजह से अब एचआर के लिए क्या चैलेंज आ गया, एचआर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब चीज़ों को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हायरिंग पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, कंपेंसेशन पॉलिसीज को से चेंज करना पड़ सकता है, तो वो किस वजह से होता है, लेजिस्लेशन की चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट इज स्किल्स शॉर्टेजेस। अब स्किल्स शॉर्टेजेस कहाँ से आया, आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन से, इंटरनेट से। अब ये सारे पॉइंट्स ना मोर और लेस सिमिलर होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं आपस में। आपको सिर्फ इनको पॉइंट्स में दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सपोज पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इन पॉइंट्स की ज़रूरत है। वरना अगर आप सिर्फ एक एनवायरनमेंट को शांति से बैठ के अगर आप सिर्फ एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करोगे और ऐसा समझने की कोशिश करोगे कि कैसे वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है एज एन एचआर, तो ये सब पॉइंट्स आपके एक साथ माइंड में आएंगे, ठीक है। तो स्किल शॉर्टेज क्या है, अब ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो रहा है कि जो अच्छी अच्छी स्किल्स है जिन लोगों में, जो क्रीम जो है किसी देश का, वो डिफरेंट कंट्रीज में जाने लगा है। जैसे इंडिया में आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोगों की देखोगे कि वो कनाडा जाने में ज़्यादा अच्छा समझने लगी है, अभी कनाडा शिफ्ट होने लगे हैं वो, वंस दे अटेन अ स्पेसिफिक लेवल की, उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री में सपोज 10 साल काम कर लिया, तो अब वो कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो अच्छे लोगों की शॉर्टेज हो जाएगी हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में, ठीक है। तो उसको मैनेज किसको करना पड़ेगा, एचआर को। अब या तो एचआर उनको इतने लिक्रेटिव बेनिफिट्स या उनको इतना मोटिवेशन दे कि वो लोग जो हैं वो कन्विंस होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं उस कंट्री से, ठीक है। या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ही थोड़ी स्किल के लोगों को ही उठाओ, बिना जिनमें स्किल नहीं है उन लोगों को ही उठाओ और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला करके उनको 1 साल 6 महीने 2 साल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और फिर उनके अंदर उन स्किल्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। तो ये जो स्किल शॉर्टेजेस का इशू है, जो चैलेंज है, वो किसको इसके साथ कॉप अप करना पड़ता है, एचआर मैनेजर को। नेक्स्ट इज योर इंक्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होने लगा है, देखो फंडिंग और ये सब इतना ईजी कर दिया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, उसको ईजी करने के लिए, जो भी लोग इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी सी भी स्किल है, एक्सपर्टीज है, अगर वो इतने इंटेलिजेंट हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, तो उनको पैसे वाइज और ये सब फिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। आजकल बहुत सोर्सेज हो गए हैं, बहुत तरह के लोन्स मार्केट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। तो उससे क्या होता है कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के अंडर काम करना पसंद ही नहीं करते, एज एन एम्प्लॉय वो काम करना ही पसंद नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओरिएंटेशन आजकल क्या हो रहा है कि हम इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस खोलेंगे, अपना एंटरप्रेन्योरशिप की साइड जाएंगे। तो ऐसे में एचआर के लिए क्या चैलेंज बन जाता है, अगेन उन लोगों को कन्विंस करना, उन लोगों को उतना हाई लेवल का ईज और कंफर्ट एंड मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स वो सब प्रोवाइड करना कि वो लोग अपना इंडिपेंडेंट काम छोड़ के आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके एज एन एम्प्लॉय काम करें। तो ये सब आपके एनवायरमेंटल चैलेंजेस थे। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस पे। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस क्या हैं कि अब हम एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि इंडस्ट्री में उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन अच्छी बनी रहे, ठीक है, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन से क्या मतलब है कि जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उस मार्केट के अंदर,
वो उनके साथ एक बेटर पोजीशन बनाए रखे, उनसे हमेशा ऊपर बना रहे, ठीक है। वो अब कैसे होगा, वो 2-3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे किया जाता है। वन इज योर कोस्ट, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव पोजीशन अच्छी बनाए रखने के लिए हमें अपनी कोस्ट को कम से कम रखना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो मिनिमाइज कोस्ट मिनिमाइजेशन क्या कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स पे कम से कम पैसा लगाओ। कम से कम पैसा लगाओगे तो अच्छी स्किल्स के लोग नहीं मिलेंगे। तो एचआर मैनेजर को कुछ ऐसा करना है, उसे इस तरीके से दिमाग लगाना है कि कोस्ट को भी वो मिनिमाइज कर सके और ज्यादा अच्छा से अच्छा टैलेंट भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर के आ सके। क्वालिटी का पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब अगेन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन या अच्छी क्वालिटी का आउटपुट चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सर्विस भी हो सकती है, प्रोडक्ट का की क्वालिटी भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉइज़ अच्छे चाहिए होंगे। अगर आपका 5 स्टार होटल है और अगर आप चाहते हैं कि आपके होटल में जो भी लोग आ रहे हैं, उन गेस्ट को एक अच्छा सर्विस मिले, आपके जो भी वेटर्स हैं या जो भी उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट है, हूसोएवर इट मे बी, तो वो क्वालिटी एम्प्लॉइज आप कैसे अटेंड कर सकते हो, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छे एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो अगेन फिर आपका कोस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो खराब हो जाएगा, कोस्ट मिनिमाइजेशन अफेक्ट हो जाएगी। तो ये सब इनके बीच में कैसे एक बैलेंस बना करके रखना है, वो चैलेंज किसके लिए है, एचआर के लिए। डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज क्या कहता है, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के दिन इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर, इतना ज़्यादा स्किल्स एंड एक्सपर्टीज है ना, उसमें आपको अपनी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज बना के रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कॉम्पीट करने के लिए। सपोज मैं एक कोई भी प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, सपोज मैं एक लैपटॉप मेकिंग कंपनी हूँ, ठीक है। तो मैं अपने कॉम्पिटिटर्स, मेरे अगर 3 मेन कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, मैं उनमें कॉम्पीट उनसे तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास कुछ अलग होगा, मेरे पास कुछ डिस्टिंक्टिव होगा, ठीक है, मेरी कैपेबिलिटीज कुछ अलग होंगी उनसे, चाहे वो मेरे लोग हैं, चाहे वो मेरा प्रोडक्ट है, वो किसी ना किसी मायने में बिल्कुल अलग होगा जो कि वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो एचआर के लिए क्या चैलेंज है कि एचआर ऐसे इंप्लॉइज लेकर के आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनके अंदर बिल्कुल हटके कैपेबिलिटीज हो, बिल्कुल हटके उनके अंदर ऐसी स्किल्स हो, ऐसा नॉलेज वो होल्ड करते हो जो कि और किसी भी हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो वो उसमें भी फिर आपको वही बैलेंस बनाना पड़ेगा कि उनकी कॉस्ट हाई हो जाएगी फिर अगर हम क्वालिटी हाई चाह रहे हैं तो। और वो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज में एक और पॉइंट आपका निकल करके आ जाता है, हेड हंटिंग, जो कि आजकल बहुत ज्यादा होने लगी। तो हेड हंटिंग क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अब सपोज कोई एक बहुत बड़े लेवल पे मैनेजर है और वो इतना कैपेबल मैनेजर है, इतना स्किल्स और नॉलेज है उसके अंदर, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हो रहे हैं ना, वो उनकी नज़र बनी रहती है उस मैनेजर के ऊपर। अब वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे पर्सनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे उस मैनेजर के साथ, और वो उसको एक ऐसा ल्यूक्रेटिव बेनिफिट देंगे, इतना अच्छा पैकेज उसको देंगे कि वो चुपके से उसको उठा लेंगे। वो अगले दिन हमें पता लगेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के और उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपॉइंट हो गया है। तो ये क्या होती है, हेड को हंट करना, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हंट कर लेना, वहां से निकाल के अपने में ले आना, ठीक है। तो इसका भी ध्यान किसे रखना है, एचआर को, कि अपने एम्प्लॉयज को, अपने कैपेबल एम्प्लॉयज को हमारे तक ही हम बनाए रखें, ताकि अब वो लोग ही तो उसको कॉम्पिटेटिवली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना। ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेज को अल्टीमेटली यूज किसने करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स ने। तो अगर ऐसे डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज वाले लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो वो ही हमें हाइट्स तक पहुंचा सकते हैं, सक्सेस दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स, एक्विजिशंस। अब ये सब क्या है, ये की डिसीजंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, और ये बहुत लॉन्गर टर्म में कभी कभी होने वाले डिसीजन है, ये रोज होने वाली चीजें नहीं है। जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो उसको कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर करेगी, एक नए ऑर्गेनाइजेशन को वो एक्वायर कर रही है, एक्विजिशंस हो रहे हैं आपकी, या दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, एक बहुत बड़े लेवल पे जाके, एक कंप्लीट लेवल पे आई वुड से, पूरा आपका जॉब डिजाइन, जॉब स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन जब आपस में मर्ज करेंगे तो फिनेंस हेड्स, मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड सब में अलग अलग है। जब वो आपस में मर्ज हो गया, वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गए, तो दो फिनेंस हेड हो गए, दो मार्केटिंग हेड हो गए, दो प्रोडक्शन हेड हो गए। अब ये रिडंडेंसी आ गई ना, ठीक है। हम दो दो एम्प्लॉइज का क्या करेंगे जब काम एक ही बंदे का है।
तो ऐसे में हमें हो सकता है इन 3 को ले ऑफ करना पड़ जाए, ठीक है? उनको हटाना पड़ जाए। तो ये तो एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। मर्जर्स और एक्विज़िशन जब होते हैं तो इतने बड़े-बड़े चैलेंजेज़ आते हैं एचआर के लिए। अब आप खुद एज़ एन एम्प्लॉयी समझ के देखो कि आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हो, सपोज़ बॉम्बे में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, और वो कंपनी बॉम्बे और दिल्ली में जो उनके 2 ऑर्गेनाइज़ेशन थे वो आपस में मर्ज हो गए और वो सारे दिल्ली शिफ्ट हो गए, ठीक है? दिल्ली में उन्होंने सिर्फ़ एक ऑर्गेनाइज़ेशन, एक डिपार्टमेंट बना लिया अपना। तो अब आपको बोला जाएगा कि आप दिल्ली या तो शिफ्ट करो, दिल्ली चले जाओ अगर आपको उसमें स्टिल काम करना है, या फिर आप उसको छोड़ दो। तो आपके लिए एज़ एन एम्प्लॉयी कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए ऐसा एक नहीं हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं, तो उन सबको कन्विंस करना या तो शिफ्ट करने के लिए या ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ने के लिए, तो ये बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेज़ हैं। तो मर्जर्स, एक्विज़िशन ये सब आपके डिफरेंट-डिफरेंट चैप्टर्स आने वाले हैं अपकमिंग, तो उनमें हम इन सब डिफरेंट-डिफरेंट एचआर चैलेंजेज़ की बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डाउन साइजिंग है, अगर हमारा 800 एम्प्लॉइज़ का ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमें उसको 500 का बनाना है, तो 300 कौन लोगों को हम हटाएँगे अपने ऑर्गेनाइज़ेशन से, कैसे हटाएँगे, कैसे उनको नई जॉब्स दिलवाएँगे, वो सब भी एचआर का ही काम है। तो इस टाइप के जो सारे चैलेंजेज़ है वो कौन फेस करता है? एचआर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब हमें क्या करना है, जैसे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी, तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होगी वहाँ पे जाहिर है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? पश्चिम बंगाल से अगर कोई, वेस्ट बंगाल से अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका कल्चर बिल्कुल अलग है। दिल्ली साइड से, नॉर्थ साइड से कोई काम कर रहा है तो उसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स वहाँ पर आ गए हैं, अब हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कुछ इस टाइप का बना करके रखना है, कुछ इस टाइप का कल्चर एस्टैब्लिश करना है जो थोड़ा-थोड़ा सबके कल्चर से मिलता-जुलता हो, या मिलता-जुलता ना हो तो वो उन सब कल्चर्स की रिस्पेक्ट करता हो, उन सबकी डिग्निटी को हार्म ना करे, कोई भी डिस्कनेक्टेड फील ना करे किसी भी कल्चर का इंसान हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। तो इस टाइप का एक इंटीग्रेटेड कल्चर डेवलप करना भी एक चैलेंज है एचआर के लिए। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग। अब सपोज आपके टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है कि हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को आउटसोर्स करवाएंगे, बाहर से आउटसोर्स करवाएंगे, थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसमें क्या होता है कि अब वो जो काम ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग कर रहे थे, अब हमें तो उन लोगों की जरूरत नहीं रही ना। तो अब उनका क्या करना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकालना है या उनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट करना है या उनको फर्दर ट्रेनिंग देके किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है। तो ये सब चैलेंजेस किसके हैं? एचआर के चैलेंजेस हैं। तो ये सब तो थे आपके ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। अब हम बात करेंगे लास्टली इंडिविजुअल चैलेंजेस पे, ठीक है? इंडिविजुअल चैलेंजेस में क्या आ जाता है? फर्स्ट इज मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जैसे आप लड़का लड़की का रिश्ता करा रहे होते हैं तो उस वही सेम चीज अब जब आप एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे होते हैं ना, तो वो वहां पर भी सेम चीज होती है कि उनकी जो डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैच करें। आप समझ रहे हैं? जो इंडिविजुअल्स वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो कल्चर आपस में मैच हो पाए, या उनकी ओपिनियंस आपस में मैच हो पाए, ये किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एचआर की। नेक्स्ट इज एथिकल डायलेमास। अब एथिकल डायलेमास क्या होते हैं कि एथिकली हो सकता है कोई एक चीज मेरे लिए सही हो, दूसरे के लिए सही ना हो। मैं स्मोकिंग को बिल्कुल गलत मानता हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एचआर, लेकिन कुछ लोग किसी कल्चर से ऐसे भी आ रहे हैं जो बचपन से ही उनकी फैमिली हैबिट्स रही हैं तो वो उस चीज़ को बिल्कुल सही भी मानते हैं। तो अगर मैं उनको प्रोहिबिट करूंगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए गलत हो जाएगी। तो ऐसे एथिकल डायलेमास भी किसके लिए चैलेंज बन जाते हैं? एचआर के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कहती हैं कि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अब यहाँ पर जो कि एचआर को फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे आपने अगर क्लासमेट की नोटबुक्स देखी होंगी तो वो क्या कर रहे हैं कि मे बी देयर इज 1 रुपी और 2 रुपी दैट दे डोनेट टू द पुअर पीपल, द पुअर चिल्ड्रन। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन या एचआर, क्या कर रहा है? डिफरेंट एनवायरनमेंट डे, योगा डे, इस टाइप के आपके डेज होते हैं, तो उन पर भी वो सोशली अपने आप को एक्टिव दिखाने के लिए, अवेयर दिखाने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है, अपने एम्प्लॉइज से फुलफिल उसको कराना पड़ता है। नेक्स्ट इज एट्रीशन रेट। अब एट्रीशन क्या कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं। टर्नओवर की हम यहाँ बात करते हैं, तो एट्रीशन इज मोर ऑल अबाउट द टर्नओवर। तो हमें अपने इस टर्नओवर को कम से कम करना है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टर्नओवर को मिनिमाइज करना है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को पहले सिखाते हो, चीजें सिखाते हो, उसको कैपेबल बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कनेक्ट कर पाता है, और 3-4 सालों में जब जाके वो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बन जाता है, तब सपोज वो छोड़ के चला जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
तो एट्रिशन को, टर्नओवर को, आपको रेट को मिनिमाइज करना पड़े, इसके लिए भी एक चैलेंज बन जाता है एचआर के लिए कि कैसे उसको एम्प्लॉइज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना करके रखना है। एम्पावरमेंट क्या कहती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर करें, ठीक है। विमेन, अगर कोई भी वीकर सेक्शन है, विमेन वो हो सकती हैं या किसी भी स्पेसिफिक एरिया से आने वाले लोग हो सकते हैं, तो उन एम्प्लॉइज को वीकर फील ना हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए आप उनको डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स दे सकते हैं या उनकी पोजीशन को बेसिकली स्ट्रेंथन कर सकते हैं थ्रू रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब इनसिक्योरिटी, तो ये अब आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी मर्जर्स और एक्विजिशन सबकी बात करी, तो इतने ज़्यादा चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आजकल देखने को मिल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि लोग, एम्प्लॉइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं उनकी जॉब्स को लेके। अगर वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में है तो फिर भी एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है उनके माइंड में कि चलो ठीक है, हम सिक्योर्ड, हमारी जॉब। वो अलग बात है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को भी आजकल प्राइवेट लोग एक्वायर कर रहे हैं, तो वहां पर भी इनसिक्योरिटी आ ही रही है इन सम सेंस। बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी है जॉब की, तो वो एम्प्लॉयज़ इनसिक्योरिटी फील ना करें, सिक्योर फील करें, इसके लिए हमें काफ़ी ऐसे लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि 10 सालों का, 5 सालों का, ताकि जॉब जॉब की सिक्योरिटी जब उसके माइंड में होगी तो एम्प्लॉय जो है वो बेटर वर्क कर पाएगा, बेटर प्रोडक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर पाएगा। नेक्स्ट इज मैनेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस। अब होने क्या लगा है कि आप खुद भी देखते होंगे कि फैमिलीज जो हैं वो बहुत न्यूक्लियर साइड होने लगी हैं, ठीक है। माँ बाप कहीं रूरल एरियाज में रह रहे होते हैं, बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकल जाते हैं, वो वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या होने लगा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बोथ आर वर्किंग, तो उसमें बेबी को कौन संभालेगा, अब उसके लिए क्रैचेस की नीड होने लगी, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग नाउ डेज, जस्ट आफ्टर डिलीवरी दे स्टार्ट वर्किंग। तो ऐसे में क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा मिसमैनेज होने लगा है, वो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हो गया है एम्प्लॉइज़ का। तो आज वो बहुत एंथुजियाज्म के साथ काम कर रहा है, सपोज कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इट मे बी पॉसिबल कि वो 5 महीने के बाद या 2 साल के बाद ही उसका वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए कि वो या तो एब्सेंटीज़म पे एब्सेंटीज़म हुए जा रही है, या वो आ रहा है तो काम नहीं करके दे रहा है। तो ऐसे में दिस इज़ द चैलेंज फेस्ड बाय एचआर कि वो क्या करेगा वैसे में, वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने की कोशिश करेगा, उसको ऐसी फ्लेक्सिबल वर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ देगा कि चलो भाई तुम घर से काम कर लो, चलो भाई तुम नाइट में काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये करके ताकि वो काम करके बस हमें दे दे, प्रोडक्टिविटी हमें दे दे। तो ये इस तरीके के नए-नए तरीके किसको निकाल करके लाने पड़ेंगे, एचआर मैनेजर को। एंड द लास्ट इज योर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड इंटरनल पॉलिटिक्स। अब कॉन्फ्लिक्ट पे भी हम बात कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा है, लोगों में पेशेंस कम होने लगा है पहले से, लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट होने लगे हैं, या आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो एम्पैथी जो है वो बहुत ज़्यादा लैकिंग मैं फील करती हूँ। एम्प्लॉइज़ के अंदर दूसरों को समझने से पहले रिटेलिएट करने की एक फीलिंग आने लगी है। तो ऐसे में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है बिटवीन एम्प्लॉइज़, बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज़, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिक्स भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो खैर पहले भी होती थी कि जब भी आपकी फैक्ट्रीज़ और वर्कर्स जहाँ पर भी होते थे, तो पॉलिटिक्स वहाँ पर आ जाती थी। तो इस टाइप की चीज़ें भी जो हैं वो किसे मैनेज करनी पड़ती है, अगेन एचआर को मैनेज करनी पड़ती है। तो ये सब जो हैं वो आपके एनवायरमेंटल प्लस ऑर्गेनाइजेशनल प्लस इंडिविजुअल चैलेंजेस फेस्ड बाय एचआर आई हैव डिस्कस्ड। I really hope okay, so one was remaining, this is keeping employee motivated. So employees को मोटिवेट रखना भी एचआर की जिम्मेवारी है। वो कैसे रखना है, मोनोटोनस वर्क रूटीन्स होने लगी हैं, लोग बोर हो जाते हैं अपनी जॉब से, तो ऐसे में उसको नई नई सॉरी, उसमें ऐसे में उसको नई नई चीज़ें करके देने की ज़रूरत है, उनको बीच बीच में उनके वर्क को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो ये भी एक चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स का। ओके, सो आई रियली होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, चैलेंजेस आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।